मैं अभी नाबालिग ही था जब दादाजी ने पूरा बिजनेस साम्राज्य मेरे हाथों में सौंप दिया। बचपन से उन निर्दयी हार जीत के खेलों में मैंने सिर्फ एक चीज सीखी थी, वह थी जड़ से खत्म करना। इसलिए जब मैंने अपनी पत्नी को मेरे प्राइवेट जेट में एक मेल आर्टिस्ट के साथ फ्लर्ट करते देखा तो मैंने एक फोन कॉल में ही दोनों को वापस बंधक बनाकर बुलवा लिया। मुख्य दरवाजा धक्का देकर खोला गया। लियू रुयान को काले जैकेट पहने दो आदमी अंदर लेकर आए। उसका 6 अंकों की कीमत वाला चैनल सूट बुरी तरह सिकुड़ चुका था। चेहरे का नाजुक मेकअप भी बिगड़ गया था। लेकिन जैसे ही उसने मुझे आराम से सोफे पर बैठे देखा, उसकी आंखों का डर तुरंत गुस्से में बदल गया। झांग जिहेंग, तुमने लोगों से मेरा अपहरण करवाया। वह उन दोनों आदमियों को झटकते हुए चीखी। उसकी आवाज बेहद तीखी थी। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस उन दोनों आदमियों की तरफ हल्का सा सिर हिलाया। वे चुपचाप बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें लगता है 2 गुंडे बुलाकर तुम मुझे डरा दोगे? लियू रुयान ने अपने हाथ का हर्मेस बैग जमीन पर दे मारा। मैंने सामने रखी चाय उठाई और आराम से फूंक मारते हुए कहा, लियू रुयान, तुम्हें लगता है सिर्फ पैसे देकर ऐसे लोगों को बुलाया जा सकता है? मेरी एक बात ने उसके सारे तैयार सवाल गले में ही रोक दिए। उसके चेहरे का घमंड जम गया और उसकी जगह उलझन और बेचैनी ने ले ली। मैंने मोबाइल उसकी तरफ सरका दिया। स्क्रीन पर वही एंटरटेनमेंट हेडलाइन का स्क्रीनशॉट था। इस विमान को तुमने एक अभिनेता को दिखावे के लिए दे दिया। लियू रुयान एक पल के लिए रुकी, फिर ठंडी हंसी हंस पड़ी। बस एक विमान ही तो है, तुम जैसे घर जमाई को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? घर की चीज है, मैं जिसे चाहूं दूं। क्या ये तुम्हारे घर का है? मैं मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। लियू रुयान, मुझे बताओ, तुम्हारे पास ऐसी चीज खरीदने की हैसियत कहां से आई? मैं खड़ा हुआ और उसके सामने जाकर ऊपर से उसे देखने लगा। तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे वे सारे बिजनेस तुम्हारी काबिलियत से हुए हैं? यह विमान मेरे दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी की उपलब्धियों के बदले हासिल किया था। उस पर बना वह साधारण सा निशान हमारे झांग परिवार की कई पीढ़ियों के लिए देश की मान्यता का प्रतीक है, और तुमने उसे अपने प्रेमी को पालने के खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। तुमने पूरे झांग परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। झांग परिवार, तुम्हें अपने उस 800 साल पहले मर चुके दादाजी का नाम लेने के अलावा और आता ही क्या है? मेरी बात ने उसे बुरी तरह चोट पहुंचाई। अपनी आखिरी रक्त रेखा बचाने के लिए और झांग परिवार के भविष्य की योजनाओं के लिए दादाजी ने लियू परिवार के साथ यह शादी तय की थी। वे सिर्फ चाहते थे कि मुझे आराम से चोटों से उबरने की जगह मिल सके और मैं उन महत्वाकांक्षी दुश्मनों की नजरों से बचकर सुरक्षित तरीके से ग्रुप संभाल सकूं। इसी वजह से लियू परिवार को झांग परिवार का गुप्त समर्थन मिला और उनका बिजनेस आसमान छूने लगा। हालांकि दादाजी ने लियू परिवार को मेरे लिए एक धारदार औजार की तरह इस्तेमाल किया था, जो थोड़ा निर्दयी था, लेकिन इन सालों में लियू परिवार को उससे कहीं ज्यादा फायदा मिला। इन बातों के बारे में वह कुछ नहीं जानती थी और जानने का अधिकार भी नहीं रखती थी। वह सिर्फ अपनी वैनिटी और लालच के सपनों में जी रही थी। मैंने उससे बहस जारी नहीं रखी। जो इंसान सच स्वीकार ही नहीं करना चाहता, उससे बहस करने का कोई मतलब नहीं। उस ली जेफेंग की एजेंसी ने अभी बयान जारी किया है। उसे अनिश्चित समय के लिए इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया है। आधे घंटे पहले उसके सारे ब्रांड एंडोर्समेंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का नोटिस भेज दिया और उस पर भारी हर जाने का दावा भी किया गया है। मेरे हर शब्द के साथ लियू रुयान का चेहरा और सफेद पड़ता गया और अभी मैंने घड़ी की तरफ देखा। शायद वह अब तक तुम्हारे साथ बुक किए गए थाईलैंड होटल में बिना वापसी वाली लंबी छुट्टी का आनंद ले रहा होगा। लियू रुयान पूरी तरह सुन्न रह गई। वह अविश्वास से मुझे देखने लगी। तुम पागल हो गए हो? तुमने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। वह चीख उठी, लेकिन अब मुझे उससे उलझने की इच्छा नहीं थी। हम तलाक ले लेते हैं। तलाक? झांग जिहेंग, तुम कौन होते हो मुझसे तलाक की बात करने वाले? जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। उसकी आवाज अचानक और ऊंची हो गई। तुम खाते मेरा हो, पहनते मेरा हो। मुझसे अलग होकर तुम्हें ऐसी जिंदगी कहाँ मिलेगी? वह पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। उसने सेंटर टेबल की सारी चीजें जमीन पर फेंक दी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं राजी नहीं हूँ। मर जाऊंगी लेकिन तलाक नहीं दूंगी। तो उसे अभी भी पता था कि झांग परिवार से अलग होकर वह कुछ भी नहीं थी। तभी डोरबेल बजी। मेरे ससुर लियू जियानगुओ लगभग गिरते पड़ते अंदर आए। घर की हालत और लियू रुयान का टूटा हुआ चेहरा देखते ही उन्होंने बिना कुछ कहे एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। पाक! आवाज बेहद तेज थी। मैं मार डालूंगा तुझे, एहसान फरामोश लड़की। लियू जियानगुओ गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी की तरफ दोबारा देखा तक नहीं, सीधे मेरी तरफ मुड़े और कमर पूरी 90 डिग्री तक झुका दी। जिहेंग, मिस्टर जांग, ये सब मेरी गलती है। आप बड़े दिल वाले हैं, उससे नाराज मत होइए। वह बेहद सावधानी से मेरे चेहरे के भाव देख रहे थे, मानो डर हो कि मेरे एक फैसले से उनका लियू परिवार अगले ही दिन आसमान से जमीन पर गिर जाएगा। लियू रुयान ने अपने पिता की हालत देखकर आखिर समझा कि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर था। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं, आंसू बहने लगे। पति, मुझसे गलती हो गई, सच में। वह भागकर मेरा हाथ पकड़ने आई, लेकिन मैंने एक कदम हटकर उसे टाल दिया। मैं बस एक पल के लिए बहक गई थी। मेरा और ली जेफेंग का सच में कुछ नहीं है। हम तलाक मत लें। वह रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। अगर यह 3 साल पहले वाला झांग जिहेंग होता तो शायद उसके आंसुओं से पिघल जाता। उस आदमी से हर तरह का संपर्क खत्म कर दो। मैंने उसे ऊपर से देखते हुए कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। लियू रुयान ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखों में बच जाने की राहत साफ दिखाई दे रही थी। सच में? पति, आपने मुझे माफ कर दिया? लियू जियानगुओ भी जल्दी से बोले। हाँ हाँ जिहेंग, आप चिंता मत कीजिए। रुयान उस आदमी से अब कभी कोई संबंध नहीं रखेगी। मैंने कुछ नहीं कहा। सीधे मुड़कर
दूसरी मंजिल के स्टडी रूम में चला गया। पीछे से लियू रुयान की दबाई हुई सिसकियां और लियू जियानगुओ की डांट सुनाई देती रही। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और सब कुछ बाहर छोड़ दिया। माफ करना, नहीं, मैं लियू रुयान को मौका नहीं दे रहा था। मैं सिर्फ झांग परिवार की बहू इस पहचान को एक सम्मानजनक अंत देने का मौका दे रहा था। वह इसे संभाल पाएगी या नहीं, यह अब उसी पर निर्भर था। उस रात के बाद लियू रुयान सचमुच जैसे बदल गई। वह हर दिन समय पर घर लौटती, अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाती। वह प्यारा सा एप्रन पहनती, माथे पर आटे का हल्का निशान लगा होता और बड़ी सावधानी से दिखने में ज्यादा अच्छे न लगने वाले खाने की प्लेट मेरे सामने रखती। चक्कर देखो, वह खुशामदी नजरों से मुझे देखती। मैं बिना किसी भाव के एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डालता। जलन और कड़वाहट का स्वाद तुरंत जीभ पर फैल जाता। कैसा है, वह घबरा कर पूछती। ठीक है, मैं निगल कर फिर चुपचाप खाना खाने लगता। उसकी आंखें तुरंत चमक उठती, मानो उसे दुनिया की सबसे बड़ी तारीफ मिल गई हो। वीकेंड पर वह सारे पार्टी और बिजनेस मीटिंग्स रद्द कर देती और बस मेरे साथ सोफे पर बैठी रहती। मैं लिखता रहता और वह मैगजीन पढ़ती रहती। धूप बड़ी खिड़कियों से अंदर आती और सब कुछ बेहद शांत और खूबसूरत लगता। कभी कभी एक पल के लिए मुझे भ्रम हो जाता, मानो हम सचमुच फिर पुराने दिनों में लौट आए हों। नई शादी वाले दिन जब मेरी कहानी को एक भी नया पाठक मिल जाता तो वह खुशी से मुझे पकड़कर घुमाने लगती थी। वह मेरा हाथ पकड़कर चमकती आंखों से कहती, झांग जिहेंग, तुम बस आराम से अपनी कहानियां लिखो, बाहर की सारी परेशानियां मैं संभाल लूंगी। लेकिन मैं जानता था कुछ चीजें एक बार टूट जाएं तो फिर कभी पहले जैसी नहीं हो सकती। हमारी शादी की तीसरी सालगिरह के दिन सुबह सुबह लियू रुयान ड्रेसिंग रूम से 2 बड़े सूटकेस घसीट कर लाई। वह किसी खुश चिड़िया जैसी लग रही थी। पति, चलो थाईलैंड चलते हैं। वह पीछे से मुझे पकड़कर मेरे कंधे पर ठुड्डी टिकाते हुए बोली, चलो उसी जगह चलते हैं जहां हम पहली बार हनीमून पर गए थे। फिर से शुरुआत करते हैं, ठीक? उसकी आवाज नरम और मनोहार भरी थी, बिल्कुल पहले जैसी। मैंने कीबोर्ड पर चलती उंगलियां रोक दी और स्क्रीन पर चमकते कर्सर को देखने लगा। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। कंपनी में काम नहीं है? मैंने पूछा। चाहे कितना भी काम हो, तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं। उसने मेरे गाल पर हल्का चुंबन दिया और मीठे स्वर में बोली, मैंने सारे काम टाल दिए हैं। टिकट और होटल भी बुक हो चुके हैं, फुकेट के उसी रिसोर्ट में जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है। मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। लोमड़ी की पूंछ आखिर बाहर आ ही गई। मैं भी देखना चाहता था कि वह आखिर करने क्या वाली है। ठीक है, मैंने कंप्यूटर बंद किया और सिर हिला दिया। वह खुशी से उछल पड़ी, मानो किसी बच्चे को मिठाई मिल गई हो। एयरपोर्ट जाने से पहले मैंने दादाजी की छोड़ी हुई वह छोटी सैटेलाइट फोन अपने पास छिपा ली। वह मदद मांगने के लिए नहीं था, वह आदेश देने के लिए था। मंच तैयार हो चुका था, कलाकार भी अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। अब बस असली नाटक शुरू होने का इंतजार था। विमान उतरते ही फुकेट की गर्म और नम हवा चेहरे से टकराई। वही पुराना रिसोर्ट। दरवाजा खोलते ही सामने निजी समुद्र तट और अनंत स्विमिंग पूल दिखाई देता था। लियू रुयान बेहद उत्साहित लग रही थी। वह मेरा हाथ पकड़कर पूरी विला में घूमती रही। देखो, इन्हें अभी भी हमारी पसंद याद है। कमरे में तुम्हारी पसंदीदा व्हाइट वाइन रखी है। वह उछलकर बार कैबिनेट से बोतल उतार लाई, 2 ग्लास भरे और एक मेरी तरफ बढ़ा दिया। पति, हमारी नई शुरुआत के लिए चीयर्स। मैंने ग्लास लिया और हल्के से उससे टकराया। उसने एक ही घूंट में पूरा पी लिया। उसके गाल हल्के लाल हो गए और वह मदहोश निगाहों से मुझे देखने लगी। उस रात बहुत समय बाद हम करीब आए। अगली सुबह जब मैंने अपने पास सोती हुई लियू रुयान को देखा तो मैं सोचने लगा, क्या मैं ही उसकी परवाह कम करता था? क्या इसी वजह से वह गलत रास्ते पर चली गई? लेकिन यह विचार बस एक पल के लिए आया। जहरीले सांप पर दया करना खुद पर क्रूरता करने जैसा होता है। शाम को लियू रुयान ने कहा कि वह मुझे एक सरप्राइज देना चाहती है। उसने रिसोर्ट का सबसे रोमांटिक क्लिफ रेस्टोरेंट बुक कर लिया था। पूरे रेस्टोरेंट में सिर्फ हम दोनों ही मेहमान थे। मोमबत्तियां झिलमिला रही थीं, समुद्री हवा धीरे धीरे बह रही थी, दूर रोशनियां चमक रही थी। माहौल बेहद रोमांटिक था। लियू रुयान लाल रंग की बैकलेस ड्रेस पहने थी। वह जलती हुई आग जैसी खूबसूरत लग रही थी। जांग जिहेंग, उसने वाइन ग्लास उठाया। तभी कई स्थानीय गुंडे अंदर आए और उनके बीच एक आदमी अकड़ते हुए चलता हुआ दिखाई दिया। फूलों वाली शर्ट, मोटी सोने की चेन। वह था ली जेफेंग, वही जो थाईलैंड में छिपा हुआ था। वह थोड़ा दुबला और सांवला हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ नफरत भरी हुई थी। मुझे देखते ही वह मुस्कुराया, एक बेहद जहरीली मुस्कान। अरे, ये तो हमारे बड़े लेखक साहब हैं। उसकी आवाज हल्की और घमंडी थी। अकेले बैठकर शराब पी रहे हो? क्या छोटे भाई को 2 पैक साथ पीने का मौका दोगे? मैंने ग्लास नीचे रखा और हैरानी से धीरे धीरे लियू रुयान की तरफ देखा। उसके चेहरे की सारी नरमी और प्यार गायब हो चुका था। उसकी जगह अब लगभग विकृत नफरत और लालच था। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, वह उठी और बेहद स्वाभाविक तरीके से ली जेफेंग का हाथ पकड़कर उससे चिपक गई। उसका पूरा शरीर उससे सट गया। सरप्राइज पसंद आया? अब उसने मेरी तरफ देखा। उसके होठों पर क्रूर मुस्कान थी। झांग जिहेंग, तुम्हें कहानियां लिखना पसंद है ना? आज मैं तुम्हें खुद कहानी का मुख्य किरदार बनाऊंगी और मुख्य किरदार का अंत होगा बेहद बुरा। मैं समझ गया। अब वह सिर्फ मौजूदा जिंदगी से संतुष्ट नहीं थी, उसे मेरी जान चाहिए थी। उसे और ज्यादा चाहिए था। तुमने आप फेंक का करियर बर्बाद कर दिया, उसे पूरे इंटरनेट पर बैन करवा दिया। क्या तुम्हें लगता है मैं सच में तुम्हें माफ कर दूंगी? उसका खूबसूरत चेहरा गुस्से से विकृत हो चुका था। मैं हर दिन सपना देखती थी कि तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूं। ली जेफेंग अकड़ते हुए मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। झांग जिहेंग, पिछली बार होटल में तुम्हारे आदमी बड़े ताकतवर बन रहे थे ना? अब क्यों चुप हो? उसने हाथ बढ़ाकर मेरे चेहरे पर जोर से थपथपाया। मैंने तुरंत
तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और हल्का सा दबाव डाला। ली जेफेंग दर्द से चीख उठा, लियू रुयान, तुम इस कचरे के लिए मुझे मारना चाहती हो? लियू रुयान दौड़कर आई और ली जेफेंग को छुड़ाने के लिए मुझे नोचने और काटने लगी। तुम्हें लगता है तुम्हारा घटिया झांग परिवार बहुत महान है? यहाँ तुमसे ऊपर कोई नहीं है, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, मैं देखती हूँ कौन तुम्हें बचाने आता है। फिर उसे कुछ याद आया और वह और भी घमंडी होकर हंसने लगी। ओह हाँ, तुम्हें बताना भूल गई, जो फोन और कंप्यूटर तुम साथ लाए थे, मैं पहले ही उनका इंतजाम कर चुकी हूँ। ली जेफेंग मेरी तरफ घूरते हुए बोला, अगर हाथ टूट जाए तो पता नहीं लिख पाओगे या नहीं। पहले कौन सा हाथ तोड़े? क्यों ना सिस्टर यान से ही चुनवाए। लियू रुयान ने अपनी खूबसूरत उंगलियां उठाई और मेरी दाहिनी हाथ की तरफ इशारा किया। यही वाला, मुझे इससे इसका कीबोर्ड चलाना बेहद घिनौना लगता है। उसकी आवाज मीठी थी लेकिन शब्द जहरीले सांप जैसे। वे गुंडे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। उनके चेहरों पर खूंखार मुस्कान थी, खूनी मुस्कान उनके चेहरों पर थी, लेकिन मेरे चेहरे पर अब भी शांति थी। बहुत अच्छा, अब इस नाटक का पर्दा गिरने का समय आ गया था। सबसे आगे खड़ा ताकतवर आदमी क्रूर हंसी हंसते हुए मेरी तरफ बढ़ा। उसका बड़े भगोने जितना विशाल मुक्का हवा चीरता हुआ आया, लेकिन अगले ही पल उसका भारी शरीर ढीला पड़कर जमीन पर गिर गया और वह खून उगलने लगा। पूरा रेस्टोरेंट सन्न रह गया। ली जेफेंग के चेहरे की हंसी जम गई, उसके गुंडे भी वहीं ठिठक गए और पहली बार लियू रुयान के चेहरे पर घबराहट दिखाई दी। निकम्मो, सब एक साथ टूट पड़ो, इसे खत्म कर दो। सबसे पहले ली जेफेंग ही संभला और गुस्से में दहाड़ उठा। गुंडों ने एक दूसरे को देखा। अब वे मुझे हल्के में लेने की गलती नहीं कर रहे थे। वे चीखते हुए एक साथ मेरी तरफ टूट पड़े। मैंने तुरंत पास की एक कुर्सी उठाई और सबसे आगे दौड़ते आदमी पर पूरी ताकत से दे मारी। अफरा तफरी के बीच मैंने एक लात मारकर डाइनिंग टेबल पलट दी। शराब की बोतलें और प्लेटें टूटकर जमीन पर बिखर गईं, जिससे उनकी रफ्तार कुछ पल के लिए रुक गई। हालांकि मुझे थोड़ी मार्शल आर्ट आती थी, लेकिन मैं पहले गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसके कई दुष्प्रभाव अब भी बाकी थे। ऊपर से सामने वाले लंबे चौड़े और बेहद निर्दयी थे। दो हाथ आखिर कितने लोगों से लड़ सकते थे। मैं लगातार पीछे धकेला जाने लगा। बहुत जल्दी मैं रेस्टोरेंट के किनारे तक पहुंच गया। मेरी पीठ पीछे लगी चट्टान की रेलिंग से टकरा गई। समुद्री हवा तेजी से गूंज रही थी। नीचे कई दर्जन मीटर गहरी खाई थी, जहां अंधेरे में डूबे पत्थर और समुद्र की लहरें टकरा रही थीं। मैंने जानबूझकर एक मौका छोड़ा, इसे नीचे फेंक दो। अचानक लियू रुयान पागलों की तरह चीखी। उसकी आंखों में पूरी तरह सनक भरी हुई थी। उसने मेज पर रखा भारी धातु का कैंडल स्टैंड उठाया और पूरी ताकत से मेरी तरफ फेंक दिया। मैंने तुरंत बचने का नाटक किया और ऐसे दिखाया जैसे टूटे हुए प्लेट के टुकड़े से मेरा पैर फिसल गया हो। बस उसी पल दो ताकतवर आदमी मुझ पर टूट पड़े। एक ने मेरी कमर पकड़ ली, दूसरे ने मेरी टांग। दोनों ने मिलकर मुझे रेलिंग की तरफ जोर से धक्का दिया। क्रैक! पहले से कमजोर लकड़ी की रेलिंग टूट गई। भारी ताकत के साथ मेरा शरीर पीछे की ओर गिर पड़ा। अचानक पूरा शरीर हवा में झूल गया और मैं खाई की तरफ गिरने लगा। मौत और जिंदगी के उस पल में मैंने टूट चुकी रेलिंग के किनारे को पूरी ताकत से पकड़ लिया। मेरी उंगलियां जोर लगाने से सफेद पड़ गईं। पूरा शरीर हवा में लटक रहा था। नीचे सिर्फ अथाह अंधेरा था और चट्टानों से टकराती हुई विशाल लहरें। ली जेफेंग और लियू रुयान धीरे धीरे खाई के किनारे तक आए। वे ऊपर से मुझे देख रहे थे। उनके चेहरों पर जीत की विकृत खुशी थी। मारो ना, अब क्यों नहीं मार रहे? ली जेफेंग ने मेरे हाथ पर पैर रख दिया और पूरी ताकत से मेरी उंगलियां कुचलने लगा। नीचे जाकर मछलियों का खाना बनो, बड़े लेखक। हड्डियां टूटने जैसी भयानक पीड़ा पूरे शरीर में दौड़ गई, लेकिन मैंने दांत भींच लिए और एक आवाज तक नहीं निकाली। लियू रुयान धीरे धीरे झुककर बैठ गई। जांग जेहेंग, अपनी हालत देखो, कितने दयनीय लग रहे हो। अगर शुरू से ही चुपचाप कछुए की तरह सिर छिपा कर रहते, एक आंख खोलकर और दूसरी बंद करके सब सह लेते, तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन नहीं, तुम्हें खुद मौत बुलानी थी। चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे झांग परिवार की सारी दौलत मैं और ली जेफेंग मजे से इस्तेमाल करेंगे। मैं उसे देखता रहा और अचानक हंस पड़ा। मेरी हंसी सुनकर उसका चेहरा बदल गया। मरने वाले इंसान की तरह तुम अब भी हंस कैसे सकते हो? लियू रुयान,